हेलो ह्यूमनकाइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। द फाइटोप्लैंक्टन एकेडमी वेलकम्स यू ऑल एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 8 साइंस न्यू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। तो बच्चों, जैसे ये चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है, यहाँ पे हमने पढ़ना है कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में, और स्पेसिफिकली दो डेस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना की यहाँ पे बात की गई है, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ बच्चों, जैसे कि आप क्लास के अंदर पढ़ने जाते हैं तो आपके जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ उसी टाइप के आपके दोस्त बन पाते हैं जैसे आपका नेचर होता है। ठीक है, अगर आपका नेचर अच्छा होता है तो आपके दोस्त का नेचर भी अच्छा ही होता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नेचर अच्छा नहीं होता उन स्टूडेंट्स के अच्छे दोस्त नहीं होते, यानी कि उनके दोस्तों का नेचर भी अच्छा नहीं होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब आपका सिमिलर नेचर होता है तब आप एक साथ रहते हैं। लेकिन बच्चों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में क्या होता है, जिन दो अलग अलग नेचर वाले लोग एक साथ रहते हैं यहाँ पे अपोजिट चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप अगर सिमिलर कैरेक्टर्स वाले लोगों को एक साथ लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर अलग अलग नेचर वाले लोगों को एक साथ लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको समझना है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे दो जेंडर की हम बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो मेल जेंडर होते हैं वो जनरली आपस में लड़ाई कर लेते हैं और वो अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। अच्छा चलिए, यहाँ पे हम कुछ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना की बात करने वाले हैं। लाइटनिंग क्या होती है बच्चों? लाइटनिंग होती है जब आसमान के अंदर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है तो उस दौरान आपको कुछ लाइट देखने को मिलती है, उसके बाद आप कुछ आवाज़ भी सुनते हैं। ठीक है, और अर्थक्वेक क्या होता है, जब आप जिस ज़मीन पर होते हैं तो ज़मीन थोड़ा हिलने लगती है, उससे बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। मेजर अर्थक्वेक भी आते हैं लेकिन छोटे छोटे अर्थक्वेक भी आते हैं। ये ध्यान रखना है, जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत कम आते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, लेकिन माइनर अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या करना है, हमने कुछ स्टेप्स लेनी है ताकि इन दोनों नेचुरल फिनोमिना से होने वाले जो डिस्ट्रक्शन है उनको हम मिनिमाइज कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइटनिंग की। ओके, लाइटनिंग में मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साइंस के अंदर क्या होता है, जो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले लोग होते हैं वो एक साथ मिलना चाहते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और ये अट्रैक्ट होके क्रिएट करते हैं स्पार्क। ओके, यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। तो जैसे ये आपका सॉकेट है और यहाँ पर सॉकेट में ये आपका प्लग लगा हुआ है, लेकिन अगर ये वायर्स लूज होते हैं इसके अंदर तो ये आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों लाइटनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्पार्क हो जाता है। दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। आपने देखा होगा जो लाइट के बड़े बड़े से खंभे होते हैं आपके आसपास लगे हुए, उनमें इस तरीके से वायर लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव वायर हुआ, ये आपका पॉजिटिव वायर हुआ। लेकिन बच्चों क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ विंड ब्लो करती है, शेक करते हैं वायर्स आपके, तो वो एक दूसरे से टच करने लगते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाती है आपके स्पार्क और आप कुछ फायर भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, स्पार्क की वजह से यहाँ पे आपको फायर देखने को मिलेगी। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज लूज इन द सॉकेट। अभी हमने देखा लाइटनिंग इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो बच्चों, जिस लाइटनिंग की हम बात कर रहे हैं जो कि आसमान के अंदर होती है, वो भी एक तरीके का आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है। उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आपस में मिलकर स्पार्क कर रहे हैं, लेकिन ये होता है ह्यूज अमाउंट में। यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सा क्लाउड होते हैं। ठीक है, उन क्लाउड्स के अंदर चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर होते हैं, निगेटिव चार्ज के क्लाउड आपके नीचे होते हैं। ये एक दूसरे से मिलने के बाद यहाँ पे लाइटनिंग क्रिएट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, एंशिएंट टाइम पर, पुराने वक्त में लोग क्या मानते थे, उनका मानना था कि ये जो कोज है स्पार्क्स का, जो आसमान के अंदर लाइटनिंग हो रही है, ये एक्चुअल में रेत है गॉड्स का, कि जब गॉड्स हमसे नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं तो वो विजिट करते हैं और इस वजह से ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज के टाइम पे तो हमको पता है कि लाइटनिंग जो कोज होता है वो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स, जो मैंने भी आपको बताया। वी नीड नॉट बी अफ्रेड, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हमें इससे बचने के तरीके ढूंढने चाहिए, किस तरीके से हम डेडली स्पार्क से बच सकते हैं। तो बच्चों, पुराने टाइम से ग्रीक्स कुछ स्पेसिफिक बातों को जानते थे। वो क्या जानते थे कि 600 BC से उनके पास इंफॉर्मेशन थी व्हेन अंबर इज अ, ये एक काइंड का रेजिन होता है, इसको जब हम रब करते हैं फर से तो ये अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को सच एज हेयर। ये देखिए, ये आपके पास एक प्लास्टिक का ये एम्बर है, यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं इसे, जो आप हेयर्स में भी करते हैं, तो जब आप इसको फर से रब करेंगे या आप अपने सर में करेंगे और छोटे छोटे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि इसके अंदर जब हमने इसको रब किया था तो ये हो जाता है चार्ज्ड। ओके, इसका भी मैं आगे फीचर आपको बताऊंगी। और भी You might have seen that when you take off woolen or polyester cloth, your hair stands on end। यानी कि ये आपका सर है और आपने पहन रखा है कैप। ओके, ये आपने कैप पहना हुआ है
और जब आप इस कैप को उतारते हैं सर्दियों में तो क्या होता है, आपके बाल इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों ये कैसे होता है, ये भी आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है, जो चार्जेस आपके हेयर्स एंड वुलन क्लोथ्स के ज़रिए क्रिएट होते हैं। इफ़ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन द डार्क, अगर आप डार्क में ये क्लोथ्स उतारेंगे तो आपको थोड़ी सी लाइटनिंग भी वहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर आप ध्यान से सुने तो। और उसके साथ साथ आप उसकी आवाज़ को भी, क्रैकिंग आवाज़ को भी सुन सकते हैं। जब आसमान में हम ये आवाज़ सुनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि ये फिनोमिना होता है ह्यूज स्केल पर। लेकिन जब हम अपने सर से कैप उतारते हैं या अपने कपड़े को चेंज करते हैं वुलन क्लोथ्स को, तो ये स्मॉल अमाउंट पे हो रहा है, तो यहाँ पर जो क्रैकिंग साउंड होती है बहुत स्मॉल होती है। अगर आप ध्यान से शांति के माहौल में ये चीज़ें करें तो आपको समझ आ जाएगा। ओके। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and sparks from your clothes are essentially the same phenomena. तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 1752 में जो साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि लाइटनिंग जो आसमान के अंदर होती है वो भी एक्चुअल में इसी तरह का स्पार्क है जो हमारे क्लोथ से होता है। लेकिन फिर भी हमें 2000 साल लग गए एक्चुअल में इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि जब हम कोई एक जो साइंटिफिक रिसर्च होती है ना बच्चों, वो सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वक्त के साथ साथ जब हम उसको समझते चले जाते हैं तो आगे चल के हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट फिनोमिना बन जाता है। ओके, नाउ हाउएवर इट टुक 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू, अगर हमें उसके बावजूद भी 2000 साल लगे एक्चुअल में इस प्रोसीजर को समझने के लिए। आई वंडर वाई दे टुक सो मेनी ईयर्स टू रियलाइज सिमिलैरिटी, मतलब भुजो ये कह रहा है कि इतने साल क्यों लगे इनको इतनी बात को समझने के लिए। तो पहले इसको बताती है साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है हमें, ट्रायल एरर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद एक्चुअल में जाके हमारे पास रिजल्ट आता है। और हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए होती हैं बच्चों, वो सारे ह्यूमन के लिए होती हैं, ह्यूमन काइंड के लिए होती हैं। ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट के लिए वो सब नहीं होता। ओके, इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम, तो कभी कभी ये बहुत लंबा टाइम भी ले लेती हैं, लेकिन ये हम सब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटिंग। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में ताकि हम लाइटिंग का प्रोसीजर समझ सके। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइटनिंग में निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन हो रहा था वो आपस में मिल जा रहे थे। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले लाइटनिंग की जो चार्जेस होते हैं उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे रबिंग। तो ये रबिंग करने से चार्जेस डेवलप होते हैं। ओके, अगर आपके पास कोई कॉम है, ठीक है, प्लास्टिक का आपके घर पे कॉम होगा, या फिर उसके अलावा आपके पेन का जो रिफ़िल होता है प्लास्टिक का वो है, या फिर कुछ भी आपके पास प्लास्टिक का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप रब करें, किसी सिल्क के कपड़े पे आप उसको रब करेंगे तो उसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और उसके पास आप छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स लेकर आएंगे, कागज़ के टुकड़े, तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये तो अनचार्ज है। ओके, ये जो कागज़ का टुकड़ा है ये अनचार्ज है, और ये जो आपका कॉम है या फिर रिफिल है ये आपका चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि क्लास में जो दोस्त बनते हैं वो सिमिलर नेचर के बनते हैं, लेकिन साइंस के अंदर क्या होता है, जो अपोजिट नेचर के होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपके पास सामने ये टेबल आई है बच्चों, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि रिफ़िल है, आपके पेन का रिफ़िल होगा, उसको आपको रब करना है किस किस मटेरियल से, पॉलीथीन से एंड वुलन क्लॉथ से। उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपने जब रब किया तो क्या ये अट्रैक्ट करता है या फिर अट्रैक्ट नहीं करता पेपर के पीसेस को। अगर ये अट्रैक्ट करता है पॉलीथीन से करने के बाद, मान लो ये अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अट्रैक्ट। उसके बाद वुलन क्लॉथ से भी अट्रैक्ट करता है तो आपको लिखना है अट्रैक्ट। ओके, जब ये अट्रैक्ट करता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चों चार्ज्ड। तो इसके केस में मैं आपको बताती हूँ, जब ये वुलन क्लॉथ से आप इसको रब करेंगे तो ऑफ कोर्स ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करने वाला है, चार्ज कंडीशन में है। बच्चों जिस कंडीशन में ऐसा होगा कि वो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो हमने लिखना होगा डज नॉट अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट चार्ज। तो इस तरीके से आपको टेबल फिल करनी है। अगर आपको टेबल फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क टू मी। ओके बच्चों, यहाँ पे इसी सभी के बारे में बताया गया है, या आप इसकी डेफिनेशन को भी याद रख सकते हैं। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर इट एक्वायर्स स्मॉल चार्ज। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स जब इनको हम रब करते हैं तो ये हो जाते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। उस दौरान जो पॉलीथीन और हेयर्स होते हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं। तो बाद में हम उनको क्या कह रहे हैं, चार्ज कह रहे हैं ना।
आगे हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो कितने तरह के चार्जेस होते हैं और उनका क्या इंट्रैक्शन होता है। तो बच्चों दो तरह के चार्जेस हमने पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इंटरेक्शन कैसे होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर दूर पहुँचा देते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये उनका इंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक से चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैसे समझेंगे, दो बैलून आपको लेने हैं, इन दोनों बैलून को आपको रब करना है वुलन क्लॉथ से, इसको भी आपने रब किया वुलन क्लॉथ से, इसको भी आपने रब किया वुलन क्लॉथ, तो यहाँ पर डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जब दोनों पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इनको तो रिपेल करना है, तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटरेक्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। इसी तरीके से आप रिफिल के केस में करेंगे, आपको रिफिल को पॉलीथीन से रब करना है, उसके बाद जब आप रिफिल डालेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर चले जाएंगे। लेकिन इस केस में बच्चों क्या होने वाला है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे आप रिफिल को तो चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो रिफिल पर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने इसको, जो आपका बैलून है, इसको आपने चार्ज किया, इसको आपने रब किया वुलन क्लॉथ से, तो इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये आप घर पे करके देख सकते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पे आपको अगर नोटबुक में अपने नोट करना है, यू कैन नोट डाउन अ चार्ज बैलून रिपेल अ चार्ज बैलून। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब चार्ज बैलून था तो उसने रिपेल किया चार्ज बैलून को, यानी कि ये दोनों चार्ज थे ना, इसीलिए इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। बट अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल, तो यहाँ पे दोनों रिफिल को हमने चार्ज किया था पॉलीथीन से, तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर क्या होता है, अ चार्ज बैलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल, लेकिन जो चार्ज बैलून था उसने अट्रैक्ट किया चार्ज रिफिल को, क्योंकि ये हो जाता है बच्चों अपोजिट चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे जो इंडिकेट किया है उसको हम इस तरीके से समझेंगे, इट इज़ ए कन्वेंशन टू कॉल दैट द चार्जेस एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विद द सिल्क एज पॉजिटिव। जब हम ग्लास रोड को सिल्क से चार्ज करते हैं, रब करते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। द अदर काइंड और द चार्ज इज सेड टू बी निगेटिव, और दूसरी तरीके का जो चार्ज होता है उसको हम निगेटिव कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने एक अनदर एक्टिविटी करनी है। देखिए, अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप हम अपने घर पर बनाएंगे, या आप इस तरीके से एक फ्लास्क ले लेंगे, कुछ भी ग्लास टम्बलर कुछ भी ले लेंगे, उसके ऊपर आपको कवर करना है एक कार्डबोर्ड से। ओके, यहाँ पे आपने ये कवर किया, एक कार्डबोर्ड लिया, इसके ऊपर से इसमें आप करेंगे एक छोटा सा होल, और यहाँ पे एक मेटल का वायर लटका देंगे। उस वायर में आपने डालनी है दो एल्यूमिनियम के फॉइल। ओके, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप भी आप ले सकते हैं, तो ये स्ट्रिप आपने ली एल्यूमिनियम की। ओके, यहाँ पर आपका मेटल का रोड है, उस मेटल के रोड में आपने यहाँ पे ग्लास रोड ले ली। अब इस ग्लास रोड को आप रब करेंगे, किस चीज़ से रब करेंगे, सिल्क से रब करेंगे, सिल्क का कुछ कपड़ा होगा या किसी भी अदर वूल से रब करेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि चार्ज जो होता है वो ट्रेवल करता है, किस में ट्रेवल करता है, मेटल्स में वो ट्रेवल करता है। जब हमने लास्ट चैप्टर में पुअर कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर की बात की थी, तो गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, क्योंकि उनके अंदर जो चार्ज होते हैं वो ट्रेवल करते हैं। तो इस मेटल के अंदर ये आपके चार्ज जो है ये ट्रेवल करना शुरू करेंगे, और इसके ज़रिए ये मेटल वायर के ज़रिए पहुँचेंगे यहाँ तक, एंड देन ये जाएंगे आपके जो एल्यूमिनियम की फॉइल है वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे। जब बच्चों दोनों पर एल्यूमिनियम की फॉइल पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अभी हमने पढ़ा था ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो इस तरीके से शुरू में ये पास पास में थी, जब इन पे दोनों पर चार्ज हो गया तो एक दूसरे को इन्होंने रिपेल करना शुरू किया। तो ये इस एक्टिविटी के ज़रिए आपने कितनी चीज़ें समझी, यहाँ पर आपने समझा कि जब हमने इसको रब किया तो ये चार्ज हुआ, ये वाला फिनोमिना, उसके बाद ये मेटल थी तो यहाँ पे इसका ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद जब पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्जेस हुए तो एक दूसरे को रिपेल किया। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए हम चार्ज के तीनों फिनोमिना को, तीनों कैरेक्टर्स को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे यही सेम कहानी लिखी हुई है, द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्जेस फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप्स, रिमेंबर दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और इस तरह की स्ट्रिप्स ने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू किया। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। आप इस तरह की डिवाइस बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिवाइस जो है ये एक इलेक्ट्रोस्कोप हम इसको बोलेंगे, और इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज कैरिंग चार्ज और नॉट।
ओके, दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कहानी है बच्चों कि इस एक्टिविटी के ज़रिए हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनोदर चार्ज मेटल, जो अनोदर चार्ज का मेटल कंडक्टर होगा। अब क्या करना है आगे हमने, देखो आप अपने घरों के अंदर देखते होंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड्स, यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। Repeat charging of foil strips and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strips lose charges to the earth through the body. We say that the foil strips are discharged. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो फॉयल स्ट्रिप्स होती है जब आप उसको टच करेंगे ना, अभी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज चला गया था और जब इनमें पॉजिटिव चार्ज चला गया था तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन क्या होता है जब हम इसको टच करते हैं, अपने हाथ से टच करते हैं, तो क्या होता है वो चार्ज हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और वो अर्थ में चला जाता है। हम अर्थ पे खड़े हुए हैं तो हमारे जरिए चार्ज अर्थ में चला जाता है। अब ये जो होती हैं ये हो जाती हैं आपकी अनचार्ज्ड। तो बच्चों ये कैसे पॉसिबल है? अक्सर आपसे कहा जाता है ना कि आपको लाइट को टच नहीं करना। अगर आप लाइट को टच करते हैं तो चार्ज आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन ये अर्थिंग का जो प्रोसेस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए हम बहुत सारी गलत चीज़ों से बच सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो ये अर्थिंग की डेफिनेशन भी आपको समझनी है। ये क्या है? जो प्रोसेस होता है चार्जेस को ट्रांसफ़र करने का एक जगह से दूसरी जगह में, उसको हम कहते हैं अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अब इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? अपनी बिल्डिंग्स में इसका यूज़ करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जब आप नोएडा दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रूम्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लैट्स होते हैं इस तरीके से। उसके ऊपर एक बड़ी सी यहाँ पर एक आपका मेटल का बड़ा सा पाइप लगा होता है। तो वो क्यों लगा होता है? वो काफ़ी ऊंचा भी होता है कि जब कभी लाइटनिंग होती है और वो लाइटनिंग नीचे आती है तो सबसे ऊंचे सबसे पहले वो वायर्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और ये चार्जेस इस वायर के ज़रिए, ये जो मेटल का होता है इसके ज़रिए ट्रेवल करके नीचे अर्थ में चले जाते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं कॉपर की प्लेट जिसके ज़रिए वो अर्थ के अंदर चले जाते हैं और हमारी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता। तो बच्चों अर्थिंग का जो ये कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको लाइटनिंग से बचाने के लिए। ओके, अब हम लाइटनिंग की स्टोरी पढ़ लेते हैं। इट्स नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस बाय द रबिंग। अब लाइटनिंग को बताना, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ईजी हो गया क्योंकि अब हम रबिंग का कंसेप्ट तो समझ ही गए हैं कि रब करने से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडर स्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। देखिए थंडर स्टॉर्म के टाइम पर क्या होता है, आपको तो पता है कि जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, ठीक है, ये हवा है आपकी, ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ओके, एंड जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो करती हैं आपकी नीचे की तरफ मूव, ओके, कंडेंस होकर नीचे की तरफ आती है। दिस वाइग्रस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत वाइग्रस होता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ पिक्चर में, इससे ज़्यादा होता है, बहुत कोलैप्सिंग होता है। तो इस दौरान क्या होता है, जो चार्जेस हो जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो हमारे क्लाउड्स होते हैं ऊपर उन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। बाय द प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स एंड द निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस। और जो नीचे वाला क्लाउड्स होते हैं उन पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और जो हमारा ग्राउंड्स होता है ना बच्चों, उस पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, और जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐसा हो जाता है, द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर एबल टू रेसिस्ट दियर फ्लो। Negative and positive charges meet producing streaks of the bright lights and sound. We see streaks of lightning. The process is called as electric discharge. तो बच्चों यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है, ये क्या कह रहे हैं कि जब ये सारा फिनोमिना होता है आसमान के अंदर और बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है तो हम जानते हैं कि एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है। ओके, एयर होती है बैड कंडक्टर, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी ह्यूज अमाउंट में होता है तो उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है एयर वो रेसिस्ट नहीं कर पाती और ऐसी कंडीशन में एयर भी बन जाती है आपकी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हमने कहा था कि हम बैड कंडक्टर को इंसुलेटर इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उस वजह से निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं और
और प्रोड्यूस करते हैं लाइट की स्ट्रिक्स को, जिसकी वजह से आपको साउंड भी आती है। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा लाइट आपको पहले मिलती है देखने को, उसके बाद आती है साउंड, यानी कि उसके बाद आवाज़ आती है। इसका रीज़न ये है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साउंड। तो पहले आप आकाश में लाइट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे साउंड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, तो आपको इस पूरे फिनोमिना को एक्सप्लेन करना है। और इसको एक्सप्लेन करना इतना ईजी है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि जब थंडर स्टॉर्म डेवलप होते हैं तो एयर का करंट ऊपर की तरफ मूव करता है, वाटर ड्रॉपलेट नीचे आती है, इनके वाइग्रस मूवमेंट होने की वजह से चार्जेस का सेपरेशन होता है। और कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है हम इस फिनोमिना को, लेकिन जितना अभी तक हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो नीचे भी क्लाउड्स में डेवलप होते हैं, और इस तरीके से जब एक्यूमुलेशन हो जाता है और मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो फिर होती है स्पार्किंग। और हमें ये बात भी मेंशन करनी है कि एयर नॉर्मली तो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इस दौरान वो रेसिस्ट नहीं कर पाती है फ्लो को, और वो बन जाती है आपकी कंडक्टर, जिसकी वजह से होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लाउड्स में ये पॉजिटिव चार्ज है, देन नेगेटिव, देन हो रही है lightning. Okay, now the process of electric discharge can occur between 2 or more clouds, दो या उससे ज़्यादा क्लाउड्स में भी हो सकता है। Today we need not get frightened by lightning like our ancestor did, जैसे कि हमारे पुराने एंसेस्टर डरा करते थे कि भगवान का कुछ ये डर वो पैदा हो रहा था वहाँ पर। तो इस तरह से हमें डरना नहीं है, बल्कि हमने क्या करना है, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या हम ले सकते हैं सेफ्टी मेजर्स? ड्यूरिंग लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, तो कहीं पर भी आपको ओपन प्लेस में नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी अलर्ट मिल चुका है थंडर का तो आपको बाहर नहीं जाना है। ओके, रश वाले एरिया में भी नहीं जाना है, सेफ प्लेस पर आपको रहना है। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस, जब तक किसी सेफ प्लेस पर आप नहीं जाते तब तक आपको उस चीज़ का इंतजार करना है। ओके, फाइंडिंग ए सेफ प्लेस किस तरीके से, अगर आप बाहर हैं तो आप कैसे सेफ, अगर आप घर पर हैं तो बहुत ईजी है, आप अपने घर के अंदर रहें, सेफ हैं अपनी बिल्डिंग में। लेकिन अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं कार में या बस में तो आपको ऐसा सेफ जगह ढूंढनी है जहाँ पर आप विद विंडो डोर्स व्हीकल्स ये सारी चीज़ आपको बंद कर देनी है। ठीक है बच्चों, और अगर आपकी ओपन कार है या ऊपर बाईसाइकिल है, आप किसी बाइक पर हैं, ट्रक पर हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप किसी कवर शेल्टर वाले इस जगह पर पहुंच जाएं। क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बाहर हैं, ओपन व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, इन सब के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से बच जाना है, अपने आप को बचाने के लिए। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको शेल्टर ही लेना है तो आप अम्ब्रेला लेके चले जाएं बाहर, तो बच्चों ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। बहुत ही बुरी सर्कमस्टांसेस और आपको बहुत ज़रूरी है बाहर जाना तभी आप जाएं, वरना ऐसा नहीं करना है। इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री, अगर आप फॉरेस्ट के अंदर हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो छोटा सा ट्री है कम उसके अंदर शेल्टर लें, क्योंकि अगर आप बड़े ट्री के नीचे शेल्टर लेंगे तो हो सकता है कि ट्री जो है वो गिर जाए हवा के प्रेशर से और आपको नुकसान हो जाए। If no shelter is available, you are in open field, stay far away from all trees, stay away from the poles or other मेटल ऑब्जेक्ट्स। अगर आप किसी फील्ड वाली जगह पर हैं और आपको कुछ भी शेल्टर वाली जगह नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर लेटना नहीं है बल्कि आपको स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, इस तरीके की आपकी अपनी शेप बना लेनी है। ये आपकी एक सेफर पोजीशन होती है, क्योंकि आप बहुत छोटा सा अपना सरफेस एरिया बहुत कम कर लेते हैं। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक, कोशिश होगी कि आप ज़्यादा कम से कम स्टक करें। ओके, और मेटल वगैरह ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है। अगर आप घर के अंदर हैं तब बच्चों क्या कर सकते हैं, देखिए लाइटनिंग कैन स्ट्राइक द टेलीफोन कोड्स या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स। अभी हमने कहा ना कि चार्जेस जो होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं मेटल पाइप्स में, तो ऐसी चीज़ों को आपको टच नहीं करना, दूर रहना है। आप अपने फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्डलेस फ़ोन को, जिसके अंदर कॉर्ड होती है, उनको आपको यूज़ नहीं करना है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि हमने पता है कि पानी जो होता है वाटर वो कंडक्टर होता है, चार्जेस उसमें आ सकते हैं, आपको करंट लग सकता है। तो थंडरस्टॉर्म के दौरान आपको नहाना नहीं है, कॉन्टैक्ट रनिंग वाटर से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं उनको अनप्लग कर देना है। इलेक्ट्रिक लाइट्स को आपको रिमेन ऑन, जो इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं वो ऑन रह सकती हैं, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। ओके, लाइटनिंग कंडक्टर्स, कौन कौन से लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर हम इस तरीके का लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं ताकि वहाँ से लाइट जो है ये पास होकर आपके नीचे चली जाती है, और यहाँ पर होती है कॉपर प्लेट, जिसकी वजह से वो आपकी सॉइल में डिपॉजिट हो जाती है। तो ये एक डिवाइस होती है जिसको हम बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। ये मेटालिक रोड होती है, बहुत टॉलर होती है, हमारी बिल्डिंग्स में इंस्टॉल हम इनको करते हैं, और ये वॉल के ज़रिए कंस्ट्रक्शन के दौरान नीचे तक चली जाती है। ओके, ये रोड्स हमें प्रोवाइड करती है ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड।
Metal column used during the construction, electric wires and the water pipes in the buildings also protect us in extent, but do not touch them during a thunderstorm. देखो हमारी घरों की जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है ये इनके वायर्स भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो पाइप्स वगैरह होती है थंडरस्टॉर्म से, लेकिन फिर भी हमने उनको टच नहीं करना है उस दौरान. अच्छा, अर्थक्वेक का फिनोमिना भी हमने पढ़ना है इस चैप्टर में और बचने की कोशिश करनी है. ओके तो अर्थक्वेक क्या होता है, यू जस्ट हैव लर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म, इसके बारे में हमने पढ़ा, लाइटनिंग के बारे में पढ़ा. ये सारे बच्चों नेचुरल फिनोमिना है जो लार्ज स्केल पे हमें डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं. आप न्यूज़ में भी देखते होंगे जब ये नेचुरल फिनोमिना होते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पर होते हैं तो कितना लोगों को नुकसान पहुँचता है. फॉर्चुनेटली हम अर्थक्वेक के फिनोमिना को अच्छे से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, हम उसके एक्सटेंट को भी जान सकते हैं, रिश्टर स्केल के जरिए हम उसका मैग्नीट्यूड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जो वेदर डिपार्टमेंट से वो हमें वार्न करता है थंडरस्टॉर्म से डेवलपिंग इन सम एरिया कि इस जगह पे ज़्यादा थंडरस्टॉर्म आते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं विजिट करना है, नहीं जाना है. इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग, अगर बच्चों कहीं पर भी थंडरस्टॉर्म होता है तो लाइटनिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है. ओके, वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट, और हमें टाइम भी मिल जाता है, हम समझ जाते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनके डैमेज से हम अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं. तो बच्चों हम जानते हैं कि ये नेचुरल फिनोमिना है, बट फिर भी अभी तक हम उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि फला डेट को इस दिन इस टाइम पर अर्थक्वेक आने वाला है. हम थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं कि इस तरीके से आता है, उस टाइम पर आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट लोकेशन हम उसकी नहीं बता सकते. इट इज़ अर्थक्वेक, इट कैन डैमेज ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी ह्यूज स्केल पर. 8 अक्टूबर 2005 को इंडिया की जो जगह है उरी, वो है तंगदार टाउन्स में नॉर्थ कश्मीर के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा वाला अर्थक्वेक आया था, मेजर अर्थक्वेक था. उससे पहले 26 जनवरी 2001 में भी भुज के अंदर, जो कि गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये आपका अर्थक्वेक आया था और उससे बहुत नुकसान हुआ था. ये पिक्चर आपको दिखाई गई है. जब कश्मीर में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पर लोगों की बिल्डिंग्स को कितना नुकसान हुआ था, किस तरीके से लोगों की लाइफ पर, इंटर प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ था. अब अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि किस तरीके से लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, और उसका आप एक छोटी सी एक शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है. आपको समझना है कि किस तरीके से लोग वहाँ पे सफ़र करते हैं, और आपको क्या पता होना चाहिए इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए, इनके इफ़ेक्ट्स को. तो बच्चों ये सडन शेकिंग होती है, अचानक से सब कुछ हिलने लगता है. ट्रैम्बलिंग होती है अर्थ की, विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एकदम से ख़त्म हो जाती है. इट्स कॉज बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ. अब ये होती है जब इनसाइड जो डीप हमारा अर्थ होती है उसके अंदर बहुत डीप इनसाइड होती है. अब देखो बच्चों, ये है आपका रोड जहाँ पर आप हैं, घर के अंदर आपका फ्लोर. ओके, इस फ्लोर को हम कहते हैं एक्चुअल में अर्थ. तो इसको मैं आपको बताती हूँ. ये तो आपका फ्लोर हुआ, तो इसको आप ऐसे समझे, इस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, ठीक है. तो ये आपका फ्लोर है. ये वाला जो फर्स्ट लेयर होती है ये होती है आपकी क्रस्ट की. ओके, क्रस्ट. अब इस अर्थ में मैं आपको बताती हूँ कि क्रस्ट कौन सी होगी. ये वाली लेयर आपकी क्रस्ट होगी. ओके, यहाँ पर नीचे वाली लेयर होती है आपकी मेंटल. ओके, तो यहाँ कौन सी लेयर मेंटल होगी, अंदर वाली लेयर मेंटल होगी. ये वाला पार्ट आपका मेंटल का होगा. देन सबसे नीचे वाली लेयर होती है आपकी कोर. तो आपको अभी फिलहाल 3 ही लेयर समझनी है. ये अंदर वाला सेंटर आपका हो गया कोर. तो बच्चों जो क्रस्ट वाला एरिया होता है ये सॉलिड होता है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं. लेकिन जो सेकेंड पार्ट होता है मेंटल वाला, ये आपका सेमी सॉलिड हो सकता है, या फिर आप इसको लिक्विड समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होता है मैग्मा. इस अर्थ का पिक्चर मैं आपकी टेक्स्ट बुक के ज़रिए आपको थोड़ा सा बताती हूँ. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखेंगे अर्थ का, तो जो बाहर वाली लेयर आपको दिखाई गई है ये क्रस्ट है, क्योंकि इस हो सकता है आप इस स्ट्रक्चर के ज़रिए ना समझे, इसलिए मैंने आपको बताया. ये आपकी क्रस्ट है, इन्होंने थोड़ा सा काट के इसको बताया. अंदर वाला पोर्शन मेंटल का है. देन ये आउटर कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आउटर कोर एंड इनर कोर. तो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पे, दे आर नॉट इवन मेजर अर्थक्वेक्स, बहुत लेस फ्रिक्वेंट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में आते हैं, और ये कॉज करते हैं इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, फ्रिजेस, डैम्स, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान ही करते हैं. जो अर्थक्वेक कॉज करते हैं फ्लड्स, लैंडस्लाइड, सुनामीज. अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशन 2004 में 26 दिसंबर को. तो ये सबसे बड़ा सुनामी अब तक का आया था 2004 में 26 दिसंबर को इंडियन ओशन में. तो इसको आपको इंडिया का जो मैप है उसके ज़रिए आप यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पर आपका सुनामी आया था, और उससे आपको पता चलेगा. ओके बच्चों, देन ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस. तो ये जो हमारा कोस्टल एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये गुजरात वाला एरिया आपका होता है, और फिर यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल का. तो ये पूरे एरिया को यहाँ पे आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, सॉरी यहाँ पे कर्नाटका. देन इसके ये जो पूरा कोस्टल एरिया है ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि यहाँ पर, और अर्थक्वेक नहीं सिर्फ सुनामी की वजह से भी. और वैसे जो हमारे जो इंडिया है उसका जो लोअर पोर्शन है, साधन पोर्शन, वो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक को फेस करता है.
एंशियंट टाइम पे पीपल डिड नॉट नो ट्रू कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। पुराने टाइम पर लोग नहीं जानते थे। इवन अगर हम बूझो की बात सुने तो बूझो ने कि जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी बूझो को कि अर्थ जो है वो किसी बुल के हॉर्न पर, यानी कि उन्होंने बताया था कि इस तरीके का एक बुल होता है, उसके हॉर्न होते हैं और हॉर्न के ऊपर हमारी पूरी अर्थ रखी हुई है और जब बुल अपने हॉर्न को हिलाता है तो पूरी अर्थ हमारी हिलने लगती है। लेकिन बच्चों ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। हमने क्या समझा इसके बाद, अब हमें पता चला कि जब हमारी जो अर्थ होती है उसकी जो क्रश होती है उसमें जब किसी तरीके का डिस्टर्बेंस होता है अर्थ के अंदर वाले इस स्ट्रक्चर में, तब यहाँ पर हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो एंशिएंट टाइम पर पीपल को ट्रू कॉज तो नहीं पता था, बट उनको बट देयर आइडियाज़ वर देयर फॉर एक्सप्रेस इन द मिथिकल स्टोरीज। तो वो अपने आइडियाज़ को कुछ अलग अलग तरह की मिथिकल स्टोरीज बना के सुन लेते थे। ओके, सिमिलर मिथ्स वर प्रिवेलेंट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग बातें करते थे इसके बारे में, क्योंकि ज़मीन तो हिलती थी लेकिन उनको उसका रीज़न नहीं पता था। नाउ वी नो दैट द ट्रीमर्स आर कोज्ड। लेकिन आज के टाइम में हमें पता है कि ट्रीमर्स कोज होते हैं। ट्रीमर्स कैसे कोज होते हैं? जब डिस्टर्बेंस होता है डीप डाउन, अर्थ के अंदर की तरफ जब डिस्टर्बेंस होता है इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। जब ये अपर वाली लेयर जो है जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है, ट्रीमर्स कोज होते हैं। अंदर की तरफ डिस्टर्बेंस होता है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रीमर्स कोज होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। तो बच्चों ये भी आपको समझना है कि जो पूरी अर्थ है ये सिर्फ एक टोटल बॉल की तरह नहीं है, मतलब पूरी एक पीस नहीं है, ये अलग अलग टुकड़ों में जुड़ी हुई है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, अलग अलग है। ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और हर एक फ्रैगमेंट को हम प्लेट कहते हैं। दीज प्लेट्स आर कॉन्टिनेंटल मोशन, कंटिन्यूअल मोशन, और ये प्लेट्स जो होती हैं ये हमेशा मोशन में रहती हैं। आपने सुना होगा कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? 1 सेंटीमीटर। अभी जब पहले रिपोर्ट आई थी नेपाल एंड चाइना की तो उसमें हमने देखा था कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 0.0 सेंटीमीटर्स में बढ़ चुकी है। उसका क्या रीज़न है बच्चों? ये आपका माउंट एवरेस्ट है, इधर आपका नेपाल है, इधर आपका चाइना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्लेट्स होती हैं, जो अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर रब होके ऊपर की तरफ हो जा रही हैं। तो इससे जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट बढ़ रही है। अब हमें एक स्मॉल अमाउंट में ये फीचर देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे मेजर कोज हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ में अक्सर आपको अब अर्थक्वेक देखने को मिलते रहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है हमने देखा ये फ्रेगमेंटेड है, इसको हम प्लेट कहते हैं, कंटिन्यूअल मोशन में रहती है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनोदर, और ये जब पास्ट में ब्रश मतलब करते हैं तो ये एक दूसरे पर पास कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया है, यूरेशियन प्लेट इसको बोलेंगे, इंडियन प्लेट यहाँ पर है, ये आपका अरेबियन प्लेट है। तो बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये अफ्रीका है, एंड यहाँ पे है आपकी ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, मिडल ईस्ट, देन ये आपका इंडिया है, एंड ये यूरेशिया। तो ये यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट्स आपस में मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, दे ब्रश अप वन अनोदर और अ प्लेट गोज अंडर अनोदर ड्यू टू द कॉलिजन। तो एक दूसरे इस प्लेट्स को आप इस जरिए से समझिए, हालांकि आपको समझना अपनी अर्थ के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर आप प्लेट्स के जरिए से समझेंगे तो आपको क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा, कॉलिजन आपको देखने को मिलेगा। तो कई तरह का कॉलिजन हो सकता है। जब कोलाइडिंग होती है तो स्लाइड्स एक दूसरे के नीचे होती है, जब ब्रशिंग अप होता है तो आइड साइड में मूव करने लगते हैं। ये दोनों टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलाइडिंग में क्या होता है, अप डाउन होता है, ब्रशिंग में आपके जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के ओवरलैप, एक दूसरे के उसमें चली जाती हैं पैरेलली, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। इट इज़ द डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी अर्थ की सरफेस पर अर्थक्वेक आते हैं। ओके बच्चों, although we know for sure what cause an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur। हालांकि हम रीज़न भी जानते हैं, कभी कभी प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली किस जगह पर कब होने वाला है ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। I read some newspaper that undergoes explosion could also cause ट्रीमर्स। तो ये मुझे बता रही हैं कि इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कुछ तरह का ट्रीमर्स आ रहा है, कुछ क्लोजन हो रहा है। तो ट्रीमर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कोज्ड व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट। तो बच्चों जब वोल्केनो इरप्ट्स होते हैं या फिर मीटियोर हिट्स करते हैं हमारी अर्थ को, उस टाइम पर भी आपको ट्रीमर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, वोल्केनोज क्या होते हैं? आपने कभी इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा कि अर्थ पे इस तरह का स्ट्रक्चर हो रहा है और वहाँ पर कुछ आग्स वगैरह निकलती है, जो मैग्मा है वो रिलीज़ होता है हमारे मेंटल वाले पार्ट से अर्थ के, और वो आग बाहर आकर उसमें से कुछ गैसेस अमाउंट में, बड़ी बड़े अमाउंट में गैसेस निकलती हैं। या फिर मीटियोर्स क्या होता है, कभी कभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक मीटियोर साइंटिस्ट देख रहे हैं कि हमारी अर्थ से कोई मीटियोर टकराने वाला है और उससे अर्थ को खतरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ एक्चुअल में बच्चों कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। ओके,
एंड हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ प्लेट। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इन रीजन से भी अर्थक्वेक होता है। तो आपको ध्यान रखना कि इनकी वजह से भी ट्रीमर्स आ सकते हैं जब मीटियोर हिट करता है या फिर वॉल्केनो इरप्ट करता है, लेकिन जो मेजर रीज़न होता है वो अर्थ की प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। तो हमने क्या समझा, अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोस्ट लाइकली टू अकर। तो अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं, जब आपको पता है कि कोई भी प्लेट है वो इस तरीके से मूव कर रही है, तो कहाँ पर मतलब डिस्टर्बेंस होने के चांसेस है, जहाँ पर उसकी पोजीशन वीक होती है। तो आपको समझना है कि अर्थक्वेक क्या हुए, caused by the movement of plate, the boundaries of the plates are the weak zone, जहाँ पर weak zones होते हैं वहाँ पर आपके अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सीजमिक और फॉल्ट जोन। इन जोन को हम सीजमिक फॉल्ट जोन भी कहते हैं। इंडिया के अंदर जो मोस्ट थ्रेटन एरियाज़ हैं वो कश्मीर है, वेस्टर्न्स हैं, सेंट्रल हिमालयाज़ हैं और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये सारे रीजन जो हैं आपके सीजमिक फॉल्ट जोन के अंदर आते हैं। इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है, 1 जोन, 3 जोन, 4 जोन, इनकी इंटेंसिटी के बेसिस पर कि कहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है। कुछ तो एरियाज़ बच्चों साउथ इंडिया में इस तरह के हैं जिनको हमने डेंजर जोन कंसिडर किया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं और आते भी हैं। तो ये हमारी प्यारी सी इंडिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उसकी हाइट बढ़ रही है। ओके, ये इंडियन प्लेट है पूरी, गैंगेटिक रीजन है जहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये वाले रीजन आते हैं। ओके, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल। जिस पावर से हम उसको मेजर करते हैं जिस स्केल पे, उसको रिश्टर स्केल कहते हैं। और जब डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होते हैं उनका मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होता है रिश्टर स्केल पे। जो भुज और कश्मीर की हमने बात की थी वहाँ पर 7.5 अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था। ओके बच्चों, ये सीज्मोग्राफ दिखाया गया है अर्थक्वेक में, जहाँ पर ये अर्थक्वेक कोज होते हैं एक्चुअल में। तो जो अर्थ के रीजन होता है, ओके, उस रीजन को हम कहते हैं, उस रीजन से अगर हम एकदम ऊपर की तरफ जाएं वर्टिकली 90 वाले डिग्री पे, तो उसको हम कहेंगे एपिसेंटर। लेकिन जहाँ से वो अर्थक्वेक कोज करता है, ज़मीन के जिस हिस्से पर वो अर्थक्वेक कोज करता है, उसको हम कहते हैं फोकस। तो जो अर्थ का ये सेंटर वाला अर्थ है, इनसाइड द अर्थ, उसको तो हम कहेंगे फोकस, कि इस जगह से शुरू हुआ था, सीज्मिक वेव्स निकलनी शुरू हुई थी। और जब हम उसको एकदम वर्टिकली ऊपर की तरफ देखेंगे तो अर्थ के उस हिस्से को कहेंगे हम एपीसेंटर। ये आपकी अर्थ की सरफेस हो गई और ये हो गई आपकी सीज्मिक वेव्स। तो बच्चों ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो टिपिकल सीज्मोग्राफ रिकॉर्ड्स है। ये इसको आप अपने लैब के अंदर भी देख सकते हैं। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सीज्मोग्राफ। ओके, देन हमें अर्थक्वेक से किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, तो हमने पहले भी देखा कि लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ अलग प्रिकॉशंस होते हैं जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हमें लेनी है। जहाँ पे लिविंग सीज्मिक जोन्स होती हैं अर्थक्वेक्स में, वो एरिया बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जहाँ पर बार बार अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स जिस जोन्स में जहाँ पर भी होते हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि वहाँ पर मेजर ट्रीमर्स ना हो। तो आपने देखा होगा कि साउथ में जो घर बनते हैं वो इस तरीके से उनका आर्किटेक्ट होती है कि वो कम से कम वहाँ पर बिल्डिंग्स को नुकसान हो। जो मॉडर्न बिल्डिंग्स टेक्नोलॉजी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। फिर हमने बच्चों क्या करना है, इट इज़ एडवाइजेबल कि स्ट्रक्चर जो है वो क्वैक सेफ स्ट्रक्चर हो, यानी कि आपको किसी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से कंस्ट्रक्ट करना है जब आप अपना कुछ भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर से। जहाँ पर हाईली सिस्मिक एरियाज़ है तो वहाँ पर मड या टिम्बर का आप यूज़ कर सकते हैं। हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। रूफ्स को आपको पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाना है। तो ये सारे तरीके से अगर आपकी कबर्ड्स हैं जो आपके किचन के अंदर हैं, जिनके शेल्स हैं, उनके वॉल्स को अगर आपको फिक्स करना है तो उनको या तो टाइटली फिक्स करना है या फिर इस तरीके से बनाना है कि वो इजीली नीचे की तरफ ना गिरें। ओके, जो आपके फोटो फ्रेम्स, वाटर थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं हमारे घरों से गिर सकती हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये हमारा फैन हुआ। तो जो स्पेसिफिक ऐसे एरियाज़ है जिनको हमने डेंजर जोन के अंदर रखा है, तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ओके बच्चों, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की के अंदर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट हैज़ डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेसिस्टेंट हाउसेज। तो इन्होंने अब हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने शुरू कर दिए हैं कि हमें किस तरीके से क्वेक रेसिस्टेंस हाउसेज को बनाना है। तो अगर आप अपने घर के अंदर है तब क्या करेंगे, शेल्टर लेंगे अंडर ए टेबल, स्टे टिल द शेकिंग स्टॉप। जब तक शेकिंग रुक नहीं जाती तब तक आपको किसी टेबल के किसी जो मजबूत सी जगह है उसके नीचे आपको शेल्टर लेना, ताकि आपके सर पे कोई चीज़ ना गिरे और आपको नुकसान ना हो। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, भारी भारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। इफ़ यू आर इन बेड, अगर आप बिस्तर पे हैं, डू नॉट गेट अप, तो जल्दी से उठना नहीं है, उठ के भागना नहीं है। उससे क्या होगा, आप बल्कि आपको क्या करना है, अपने पिलो से अपने हेड को कवर कर लेना है। लेकिन आप अगर आउटडोर हैं, बाहर हैं,
तो कोई ऐसा क्लियर स्पॉट ढूंढ लीजिए, कोई बिल्डिंग, ट्रीज़ वगैरह जहाँ पर आप अपने आप को बचा सकें, या फिर ग्राउंड पर चले जाइए, एकदम क्लियर मैदान में आप जा सकते हैं। इफ़ यू आर इन द कार, बस में हैं तो बाहर आ जाइए, ड्राइवर से कह दीजिए कि आप ड्राइविंग कुछ थोड़ा स्लो कर दें, किसी क्लियर स्पॉट पर चले जाइए। और ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आपको सबको बताना है कि इन चीज़ों से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? क्रस्ट जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, डिस्चार्ज जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाती है और उसके चार्जेस ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी ज़रिए से कहीं पर स्टोर हो जाते हैं और अर्थिंग हो जाती है तो ऑब्जेक्ट आपकी डिस्चार्ज हो जाती है। अर्थ की प्लेट के बारे में पढ़ा हमने, अर्थक्वेक, इलेक्ट्रोस्कोप। अगर इसमें से कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन आस्क टू मी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।